हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो सेशन। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 2018 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के जो फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है ये जाना जाता है ड्यूएट इस नाम से, DU एंट्रेंस टेस्ट, DU 2018, ड्यूएट 2018। इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक वाइज सॉर्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस एक जगह पे आएंगे, एक के बाद एक आएंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के एक साथ आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो नोट डाउन कर लो, उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो किस टाइम पे कौन से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनके क्या सॉल्यूशंस थे। पहला क्वेश्चन था स्टोइशियोमेट्री से, मोल कॉन्सेप्ट। स्टोइशियोमेट्री मतलब जब रिएक्शन हो रहा है तो कौन से रेशियो में कंपाउंड्स या रिएक्टेंट्स मिक्स होते हैं और कौन से रेशियो में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको 18 कैरेट गोल्ड क्या है ये पता हो तो x कैरेट गोल्ड अगर होगा तो उसमें दो पार्ट्स रहेंगे। एक है x ग्राम्स गोल्ड, ओके, एक है x ग्राम्स गोल्ड, और दूसरा है 24 माइनस x ग्राम्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। 24 माइनस x ग्राम्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। वो 24 कहां से आया? 24 यहां से आता है कि 24 कैरेट गोल्ड इज इसेंशियली 100% प्योर गोल्ड। जो प्योरेस्ट गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है। ऑलराइट। तो 24 कैरेट गोल्ड मतलब 100% प्योर है। तो 18 कैरेट क्या होगा? 18 आउट ऑफ 24 इतना प्योर होगा। ठीक है। तो देयरफॉर 18 कैरेट गोल्ड, इसमें क्या होगा? 18 कैरेट गोल्ड में अगेन 18 ग्राम्स गोल्ड और रिमेनिंग 6 ग्राम्स ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है। गोल्ड में इंप्योरिटीज क्यों ऐड करते हैं? गोल्ड में गोल्ड को सस्ता बनाने के लिए नहीं, बिकॉज प्योर गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल। तो उसके अगर ऑर्नामेंट्स आपने बना लिए तो या तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अंगूठी बना ली तो वो अंगूठी डिफॉर्म हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, इतना सॉफ्ट होता है गोल्ड। तो गोल्ड का हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, टफनेस इंक्रीज करने के लिए हम गोल्ड में कुछ इंप्योरिटीज जानबूझ के ऐड करते हैं, ताकि गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो है वो इजीली टूटे नहीं या फिर इजीली डिफॉर्म ना हो। समझ में आ रहा है? तो इसेंशियली जनरली जो सबसे अच्छा गोल्ड माना जाता है वो होगा 22 कैरेट गोल्ड, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज कम होगी। मगर 18 कैरेट गोल्ड भी हो सकता है जिसमें 6 ग्राम्स ऑफ इंप्योरिटीज है। ये इंप्योरिटीज मतलब कौन सी होती हैं? यूजुअली कॉपर यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि कॉपर क्या होता है? गोल्ड का टफनेस इंक्रीज करता है। ठीक है। सो ये 18 ग्राम और 6 ग्राम मिला के टोटल कितने हुए हैं? 24 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड क्या होगा? गोल्ड है 18 ग्राम, कितने में से? आउट ऑफ 24 ग्राम्स, 24 ग्राम में से 18 ग्राम गोल्ड है, तो परसेंटेज ही आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करना काफी इजी है। ठीक है। और 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75%। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 75। समझ में आ गया? राइट। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब आप ये अगर आपको याद रहा, इतना पार्ट अगर आपने याद रखा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 84, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ CO2 एट STP ऑन हीटिंग 8.4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जब हीट करोगे तो रिएक्शन क्या होगा? MgCO3, ये सॉलिड होता है, इसको आपने हीट कर दिया। हीट करने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। ठीक है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का, बेरियम कार्बोनेट, इन सब का ये प्रॉपर्टी है कि हीट करने के बाद वो CO2 लिबरेट करेंगे। ठीक है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर वेट दिया है 84।
तो व्हाट वी कैन सी इज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब 84 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो देगा 1 मोल ऑफ CO2। अब CO2 का मोलर वेट क्या है, मोलर मास क्या है? CO2, C का एटॉमिक मास है 12, O का एटॉमिक मास है 16, तो CO2 क्या हुआ? 12 प्लस 2 इंटू 16, मतलब ये होता है 44। ठीक है, ये टोटल हो गया 44। तो अगर ये 44 है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ MgCO3 विच इज 84 ग्राम्स ऑफ MgCO3 विल गिव यू 1 मोल ऑफ CO2, मतलब 44 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, और ये 40 इससे आपको पता चलेगा कि कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो अब 84 ग्राम्स अगर 44 ग्राम्स देते हैं, तो इफ यू हैव 8.4 ग्राम्स, यू हैव 8.4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 10, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे भी डिवाइडेड बाय 10 होगा, और 44 डिवाइडेड बाय 10 इज 4.4 ग्राम्स, 4.4 ग्राम्स रह गए। ठीक है, अब ये 4.4 ग्राम्स CO2 के जो है उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 44 ग्राम्स CO2 इज 1 मोल CO2, तो 4.4 ग्राम CO2, ये क्या होगा? ये आपको क्या देगा? अगेन यहां पे देखो कैसा है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी होना चाहिए डिवाइडेड बाय 10, तो यहां पे क्या मिलेगा? 0.1 मोल CO2। ठीक है, और इसके बाद क्या कैलकुलेशन कर सकते हो? 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 गैस, इसका वॉल्यूम होता है एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर्स। ओके, मोलर वॉल्यूम एट STP ऑफ एनी गैस, एन आइडियल गैस, इज 22.4 लीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर 0.1 मोल CO2 क्या होगा? अब यहां पे भी देखो क्या करना है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी होना चाहिए डिवाइडेड बाय 10, मतलब यहां पे क्या मिलेगा? 2.24 लीटर्स। ओके, सिंपल आंसर है, तो 2.24 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plays a major role in EDTA complexometric titrations? अब ये जो EDTA है, ओके, EDTA में क्या होता है? You have 4 COOH and 2 NR2। ठीक है, NR2 या फिर EDTA है, मतलब एथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड। ठीक है, तो 2 N है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और COOH ग्रुप भी है, तो वो भी एक दूसरे से वो N से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो OH है या फिर H प्लस आयन होगा, यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं, इसीलिए ये बेसिक ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो चिलेटिंग पावर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स ऑन, क्या डिपेंड करता है? चिलेटिंग पावर। चिलेटिंग पावर मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की पावर। ओके, चिलेटिंग पावर जितना हाई होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सो चिलेटिंग पावर इज डायरेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन pH। ठीक है, अब pH पे कैसे डिपेंडेंट रहेंगे? COOH अगर होगा तो इसमें लोन पेयर्स हैं मगर वो सारे रेजोनेंस में चले गए हैं, उससे अच्छा है CO माइनस होगा। तो COOH का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके CO माइनस कब होगा? एट बेसिक pH, एट बेसिक pH। तो ये जो COOH है इसकी जगह पे आ जाएगा COO माइनस, और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो लोन पेयर में होगा, सो नाइट्रोजन कैन डोनेट दोस, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज भी डोनेट हो सकता है, एंड देन दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये pH डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड आंसर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आंसर नहीं होगा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अब टेम्परेचर मेजर रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि
कोई भी टेम्परेचर हो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो ही जाएंगे, ठीक है। प्लस ये काइनेटिक कंट्रोल का एग्जांपल है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल नहीं है, इसी का मतलब टेम्परेचर विल प्ले अ माइनर रोल इन दीज पर्टिकुलर रिएक्शंस, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब नेचर ऑफ बफर ये आपका आंसर है। और बफर क्या करेगा, बफर डिसाइड करेगा कि पीएच क्या है, ओके बफर डिसाइड करेगा कि पीएच क्या है। तो एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट के कितना नज़दीक है, बफरिंग एक्शन कैसा है उसका, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस रहेंगे ईडीटीए के, तो उसमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्लेज अ मेजर रोल, इसीलिए नेचर ऑफ बफर ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि ईडीटीए क्या होता है, सो देन यू हैव ईडीटीए में दो नाइट्रोजन्स हैं, ये है एथिलीन डायअमीन, एथिलीन डायअमीन, तो डायअमीन यहाँ पे आ गया, ओके। तो यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और एथिलीन डायअमीन है, मतलब यहाँ पे CH2 आएगा और COO माइनस, CH2 COO माइनस, और एथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ओके। तो एसिडिक एसिड का ग्रुप क्या है, CH2, ठीक है, CH2 ग्रुप है। और एथिलीन क्या होता है, एथिलीन इज CH2CH2, इसलिए इन दोनों के बीच में दो CH2 ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, और यहां पे N आता है विथ लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहां पे फिर से टेट्रा एसिटिक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड का ग्रुप तो कॉमन ही रहेगा, और यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसका मतलब है दो कार्बन्स होने चाहिए, ऑलराइट। सो योर लिगैंड सेंटर्स आर दिस 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 एंड दिस, ये ओवरऑल जो है हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ओके, हेक्साडेंटेट लिगैंड, ओके, हेक्साडेंटेट लिगैंड। फुल फॉर्म क्या है ईडीटीए का, EDTA is ethylene diamine tetra एसिटिक एसिड, या फिर टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी है बेसिक pH, ओके, ताकि प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो जाए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A इन द अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन क्या है, अरहेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, और सॉरी ये जो A है दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट। अब ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ओके। और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ओके। गिब्स फ्री एनर्जी ये इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस में ज्यादा आता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये डिसाइड करता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, ओके, ये डिसाइड करता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, इसलिए डी भी सही नहीं है, ऑब्वियसली नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब ये इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, ओके। फॉर एग्जांपल Kn, ओके, nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, उसके यूनिट्स क्या रहते हैं, उसके यूनिट्स रहते हैं मोल्स पर, मोल्स रेस टू 1 माइनस n, dm क्यूब रेस टू n माइनस 1 एंड s रेस टू माइनस 1, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, मगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहा तो भी चलेगा, एक बहुत सिंपल मेथड है, एक सिंपल सी ट्रिक है। रेट क्या होता है, रेट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय
कॉन्सेंट्रेशन रेज टू n। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर k मस्ट बी इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड, ठीक है। और रेट का यूनिट क्या है? रेट का यूनिट है मोल्स पर लीटर मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है मोल्स पर डीएम क्यूब, मगर इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये अगर सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि न्यूमरेटर में मोल है, डिनोमिनेटर में मोल स्क्वायर है, तो मोल रेज टू -1 होगा ओवरऑल। अब ये dm रेज टू -3 है, मगर यहाँ पे dm रेज टू -6 आएगा क्योंकि -3 इंटू 2 है, ठीक है। सो -3 -6 ये हो जाएगा +3 पर सेकेंड। तो पर मोल इंटू डीएम क्यूब पर सेकेंड, पर मोल इंटू डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ठीक से ध्यान देके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कोलिजन थियरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जनरली टेम्परेचर का फंक्शन होती है, प्रेशर का फंक्शन होती है और मोलर मास का फंक्शन होती है, ठीक है। सो द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट हैपन डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ पे याद रखिए डज नॉट डिपेंड अपॉन पूछा है, तो इट डज डिपेंड अपॉन द प्रेशर, इसका मतलब ये सही होगा। इट डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये भी सही होगा। रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, ये भी सही होगा, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस, which means the correct answer is B. The correct answer is number of molecules of each gas, क्योंकि हमें पूछा गया है which of the following the collision frequency does not depend upon, ठीक है। तो ये जो collision frequency किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ZAB, ओके, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए ZAB, दिस इज अ फंक्शन ऑफ P, ये स्टेरिक फैक्टर होता है। देन 8 RT अपॉन पाई इंटू म्यू, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ गया, ऑलराइट, इंटू पाई R1 प्लस R2 स्क्वायर्ड, ठीक है। ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन का एरिया है, R1 प्लस R2 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिड्यूस्ड मास, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिड्यूस्ड मास, और ये R इंटू टी जो है, RT इज इक्वल टू PV, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होगा, ओके, विच इज वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, rather first option is something that the collision frequency will depend upon, ठीक है। So the correct answer will be B, number of molecules of each gas. Next question देखते हैं। It takes 20 minutes for the concentration of a radioactive species to decay to its 1/4 decay to its 1/4 value of its original concentration. What is the rate constant of radioactive decay? ठीक है, तो सबसे पहले ये radioactive decay दिया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो हमें पता है कि 100% या फिर A0 अगर हमने कह दिया, इन 1 हाफ लाइफ इट गोज टू A0 अपॉन 2, एंड इन अनदर हाफ लाइफ इट गोज टू A0 अपॉन 4, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब टोटल हाफ लाइफ्स कितने हैं? A0 अपॉन 4 तक जाने के लिए यू रिक्वायर 2 हाफ लाइफ्स, ठीक है। देयरफॉर 2 इंटू टी हाफ मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिया गया है 20 मिनट्स, तो ये यूज करेंगे 20 मिनट्स, ठीक है। देयरफॉर टी हाफ इज 20 अपॉन 2 मतलब 10 मिनट्स, ठीक है। और पूछा गया है रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट क्या होता है? K is 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। देयरफॉर K is equal to 0.693 अपॉन 10, मगर ये मिनट्स में आएगा, ओके। अब
आंसर चॉइसेस देखोगे तो यहाँ पे पर सेकंड है। इसका मतलब ये जो मिनट्स हम लिख रहे हैं इसका सेकंड्स में करेंगे तो आंसर डायरेक्टली सही यूनिट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से ही ये मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, तो 10 मिनट्स विल बी 600 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 600 डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि आंसर जो है वो पर सेकंड में आ जाए। ठीक है, अब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.93 इंटू 10⁻⁻1। ये जानबूझ के मैं इस तरह लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में 6 इंटू 10⁻² आएगा। सो ओवरऑल 10 का पावर अगर देखा तो 10⁻³ आएगा, और 6.93 अपॉन 6 मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने देखा तो ये 1.2 के आसपास आएगा। ठीक है, 6.93 अपॉन 6 अप्रॉक्सीमेटली 1.1 1.2 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, 1.2 से भी अच्छा क्लोज है 1.1। ठीक है, और 1.1 इंटू 10⁻³ कितना होता है? 0.0011 पर सेकेंड। पर सेकेंड तो है ही, ऐसा कहाँ पे आंसर है? दिस आंसर इज डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। समझ में आ गया? तो हमने टी हाफ का जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो यूज भी नहीं किया है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है ये अगर आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, कैलकुलेशंस बहुत इजी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअली डीयू के पेपर में भी इनकम्प्लीट आया था। फॉर एग्जाम्पल ये जो आंसर है ये क्या है ये देख के भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, मगर नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं। ओके, क्योंकि आपने देखा है लिंडेमैन मैकेनिज्म अगर आपको याद होगा तो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं, मगर उसके स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ओके, फॉर दैट रिएक्शन ऑल्सो यू रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो रिएक्शन लिखा है सेकंड ऑप्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हम डायरेक्टली कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है, फिर भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर N2O5 ये हम डेफिनेटली कह नहीं सकते फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, कभी कभी ये 0th ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे तो कुछ हमें दिया भी नहीं है ऑर्डर के बारे में, मतलब डी ऑप्शन डेफिनेटली गलत है। ओके, सो रिमेंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड जस्ट फ्रॉम द रिएक्शन। हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तभी हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर कैन ओनली बी कैलकुलेटेड यूजिंग रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नॉट द रिएक्शन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री और कोलॉइडल केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। एक तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है, मगर हर एक स्टेटमेंट देखते हैं। एडसॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यस दिस इज करेक्ट। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स पे हम फोर्स दे रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जाके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए, तो एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस। एडसॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेंगे, वो उड़ जाएंगे। ठीक है, सरफेस से उड़ जाएंगे। दैट इज वाई इवन दिस इज करेक्ट, एडसॉर्प्शन विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, एंड एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी सही है। इसका रीजन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक्सोथर्मिक होगा, राइट? क्योंकि जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में जाके बैठ जाते हैं। स्टेबल स्टेट मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, तो जो एक्सेस एनर्जी थी वो रिलीज हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग जब होगा, व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक, तब ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है। ओके, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ता है। एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एटम्स दूर जा सकें। ठीक है, और एडसॉर्प्शन में क्या होता है? एडसॉर्प्शन में सिर्फ ये होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। इसीलिए एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और BCD अगर सही है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
what happens during digestion of a precipitate? What happens during digestion of a precipitate? अब digestion का मतलब क्या है? digestion मतलब कोई भी precipitate है जब फॉर्म होता है तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में फॉर्म होता है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे एंड दिस पार्टिकल विल नाउ बी इनसॉल्युबल. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइजेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो डाइजेशन करते वक्त क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं या फिर छोटे जो पार्टिकल्स है डिसॉल्व पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और उनका साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर उनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट, ये सही होगा. ओके, दिस विल बी करेक्ट. कोएलिसेंस का मतलब है कमिंग टुगेदर. ठीक है, कोएलिसेंस का मतलब क्या है? कमिंग टुगेदर. ठीक है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं. ओके, कोएलिसेंस जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है? ड्रॉपलेट्स. पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ घुल मिल के एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं. ऐसे ही स्मॉलर क्रिस्टलाइट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बड़ा क्रिस्टलाइट बनाएंगे. ठीक है, सो ए इज करेक्ट. रिक्रिस्टलाइजेशन अगर करना है तो पहले ही क्रिस्टल होना चाहिए. दिस इज नॉट करेक्ट. कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, नो. कंप्लीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से डिटरमाइन होगा, कितना आगे गया है रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यूरिंग डाइजेशन. कौन सा रिएक्शन? अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन है तो प्रेसिपिटेट तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, हमें और रिएक्शन का रेट इंक्रीज भी नहीं करना है क्योंकि रिएक्शन इज ऑलरेडी गॉन टू कंप्लीशन. इसका मतलब ये भी नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑप्शन, कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, कमिंग टुगेदर और कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द केसेस ऑफ गैसेस एडसॉर्बिंग ऑन सॉलिड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू. ठीक है, तो ये हमने देखा है उसी तरह का होगा. डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एडसॉर्प्शन. दिस इज करेक्ट. ठीक है, ये हमने देखा है. टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होगी तो वो उड़ नहीं जा सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं घूमने जाना है मगर पॉकेट में पैसे कम है. पैसे कम है तो मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं स्टेबल एक ही जगह पे रहूँगा. पैसे आ गए तो मैं घूमना शुरू करूँगा. मॉलिक्यूल्स का भी वैसा ही है. पैसा, हमारे लिए जो पैसा है वही मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट. डिक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एडसॉर्प्शन. ये भी हमने देखा है. प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल को एक जगह पे रहने के लिए इंसेंटिव नहीं है तो मॉलिक्यूल दूर भाग जाएगा. तो ये भी सही है. एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी देखा है हमने. तो एक ही एग्जाम में सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. एक ही एग्जाम में सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट. अब लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? थीटा is equal to kp upon 1 plus kp. और ये थीटा क्या है? थीटा is the extent of adsorption. ठीक है, और k क्या है? k is the equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, मतलब एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के रेट कांस्टेंट्स जो है उनका रेशियो होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एडसॉर्प्शन. और P क्या है? P इज द प्रेशर. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रेशर दोनों का फंक्शन है. इसका मतलब प्रेशर तो डेफिनेटली सही होगा मगर pH नॉट सो मच. टेम्परेचर ऑल्सो नो. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता. इसका मतलब प्रेशर सही आंसर है. ओके, इसका मतलब प्रेशर सही आंसर है. सो दिस इज द लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखते हैं गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस. ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स की बिगिनिंग है. तो इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम्स पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7.8 ग्राम्स ऑफ एयर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7.8 ग्राम्स ऑफ एयर. अब डेंसिटी क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा. ओके, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो डेंसिटी का डेफिनेशन याद रखो और अदर डेंसिटी का यूनिट भी याद रखा, ग्राम्स पर लीटर. ग्राम्स इज मास, लीटर्स इज वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी. इतना सिंपल है. ठीक है, ग्राम्स पर लीटर.
तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मास क्या है 7.8 ग्राम्स और डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 लीटर, तो लीटर ऊपर चला जाएगा। 7.8 अपॉन 1.2 दिस इज 78/12 लीटर्स, ठीक है। और 78/12 अगर आपने कैलकुलेट किया 12 इंटू 6 इज 72, तो ये हो जाएगा 6.5 लीटर्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 6.5 लीटर्स। इतना सिंपल है, ये इसेंशियली डिवीजन का क्वेश्चन है। ये आपको 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स में भी पूछा जा सकता था, ठीक है। 5th स्टैंडर्ड में आप पहली बार डिवीजन सीखे थे स्कूल में, तो वही क्वेश्चन है, डिवीजन कैसे करोगे, 78/12, इतना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैक्यूम इज अ मेजर ऑफ, ओके, वैक्यूम इज अ मेजर ऑफ व्हाट, लीकिंग रेट ऑफ एयर। अगर वैक्यूम होगा तो एयर लीक ही नहीं होगा, सो नॉट दिस। लीकिंग रेट ऑफ ऑयल, अगेन नो। लीकिंग रेट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो हैव ड्राई गैस, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी एम्प्टीनेस, ठीक है। वैक्यूम इज अ मेजर ऑफ एम्प्टीनेस, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी भी याद रखो, ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये स्ट्रैटेजी है एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर्स अगर निकाल दिए तो जो बचेगा वही सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड N2 इज 1 एटमॉस्फेयर व्हाइल द टोटल प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर्स। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको डाल्टन्स लॉ यूज करना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। और ये डाल्टन्स लॉ क्या बताता है, दिस सेज दैट P टोटल is equal to partial pressure of CO2 plus partial pressure of N2, ठीक है, इतना सिंपल है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, P टोटल दिया है 5 एटमॉस्फेयर्स, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो 5 इज इक्वल टू CO2 का प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें सॉरी CO2 का प्रेशर दिया है, ये 1 एटमॉस्फेयर दिया है, और प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यूज करके। देयरफॉर P(N2) इज इक्वल टू 5 - 1 मतलब 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ये अगर कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रेशियो लेना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 0.8 is the exact answer, ठीक है। So B will be the correct answer, okay। अब ये कैलकुलेशन उतना मुश्किल नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हो कि B और D आसपास हैं, मगर फिर भी आप एग्जैक्टली बता सकते हो क्योंकि 4/5 एग्जैक्टली 0.8 होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये कैलकुलेशन इतना इजी नहीं होता तो वो क्या करते कि 0.8 दिया है तो 0.82 नहीं देते, 0.9 दे देते, ताकि आपको पहले नंबर से ही आंसर पता चल जाए, डिवीजन आपको पूरा ना करना पड़े, कैलकुलेशंस में आपका पूरा टाइम ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज, ओके। आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, Z इज इक्वल टू PV/RT, और आपको पता है कि आइडियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू RT, तो देयरफॉर Z आइडियल गैस इज इक्वल टू 1, ओके। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल पोटेंशियल इज, अब केमिकल पोटेंशियल इन जनरल आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट विल गिव यू पोटेंशियल। अब अगर केमिकल पोटेंशियल है तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, मगर केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी एक रूप ले लेता है गिब्स फ्री एनर्जी का, ओके। देयरफॉर
केमिकल पोटेंशियल अब कैसे लिखते हो आप? केमिकल पोटेंशियल इज म्यू. ओके, केमिकल पोटेंशियल इज म्यू. दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स जैसे चेंज होते हैं वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह चेंज होती है, इसका जो मेजर होता है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, एंड दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल मोलार गिब्स फ्री एनर्जी. इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी. करेक्ट आंसर होगा बी. ठीक है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आप देखोगे कि 2019 का जो पेपर था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, सिर्फ पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी लिखा नहीं था. ओके, इसलिए वहां पे नन ऑफ दीज आंसर था, पर यहाँ पे पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी दिया है, इसलिए वो आंसर होगा. इतना ही डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस थोड़े से आंसर चॉइसेस चेंज करके दे देते हैं वो. ठीक है, तो डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे सॉल्व करके देखने चाहिए. हमारे जो भी सॉल्यूशंस हम अपलोड कर रहे हैं पूरे के पूरे देखो, सिर्फ ये तो सिर्फ 2018 का है, 2019 का देखो, 17 का देखो, 16, 15, 14, सारे के सारे सॉल्यूशंस देखो आपके एग्जाम के पहले. चांसेस है कि उसी में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. ओके, तो यहाँ पे वाइब्रेशन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और लिनियर मॉलिक्यूल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब लिनियर मॉलिक्यूल होता है तो जनरली नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोड्स कितने हैं? सो फॉर लिनियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोड्स होते हैं 3. ठीक है, एक्स वाई जेड इन 3 डायरेक्शंस में है. रोटेशनल मोड्स कितने होते हैं? रोटेशनल मोड्स कितने होते हैं? रोटेशनल मोड्स होते हैं सिर्फ 2. ओके, रोटेशनल मोड्स होते हैं सिर्फ 2. मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. ये पेन आप ध्यान से देखो. ठीक है, अब इस पेन को मुझे अगर रोटेट करना है, मैं इस एक्सिस के, ऐसा अगर एक्सिस मैंने लिया परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इस तरह रोटेट कर सकता हूं. ठीक है, और ये एक्सिस और ऐसा एक्सिस, यहां से एक बार एक्सिस दिया है, यहां से एक बार दिया है. ठीक है, ऊपर से एक्सिस आएगा तो ऐसे गोल फिरेगा. ओके, ऐसे गोल घूमेगा. अगर इस साइड से एक्सिस आ गया तो ये इस तरह गोल घूमेगा. ठीक है, और ये 2 अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग सकते हैं, मगर ये एक्चुअली सेम वैल्यू है, क्योंकि आप देखोगे कि ये पेन जो है वो सिमेट्रिकल है, तो ऐसे घुमाया या ऐसे घुमाया अमाउंट ऑफ फोर्स सेम लगेगा. मगर इस तरह अगर घुमाना है, एक्सिस अगर ऐसा है, इस तरह घुमाने के लिए अलग से फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 टाइप के फोर्सेस हैं, एक तो इस तरह घुमाने के लिए या फिर इस तरह घुमाने के लिए. इसलिए देयर आर ओनली 2 रोटेशनल मोड्स. ठीक है, और टोटल मोड्स कितने होते हैं? टोटल मोड्स इज ऑलवेज 3n. ओके, हर एटम के 3 मोड्स होते हैं, वो कभी कभी रोटेशनल और वाइब्रेशनल में कन्वर्ट होते हैं, मगर टोटल नंबर ऑफ मोड्स विल बी 3n. तो देयरफॉर वाइब्रेशनल मोड्स कितने रहेंगे? देयरफॉर वाइब्रेशनल मोड्स आर 3n -3 -2, मतलब 3n -5. डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. अब ये भी क्वेश्चन आप देखोगे 2019 के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ वहां पे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पूछा था, यहाँ पे पूछा है लीनियर मॉलिक्यूल. इतना ही डिफरेंस है, मगर सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिस्टम दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज. ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको कहते हैं आइसोकोरिक सिस्टम. ठीक है, इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर. आइसोटैक्टिक सिस्टम जो होता है, आइसोटैक्टिक सिस्टम में कंपोजिशन कांस्टेंट होता है. ओके, आइसोटैक्टिक सिस्टम में कंपोजिशन कांस्टेंट होता है. एडियाबैटिक सिस्टम में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, या फिर हीट जो है Q is equal to 0. The heat exchanged between system and surroundings that will be 0. समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर इज बी, आइसोकोरिक सिस्टम. प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोबारिक,
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल। ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो सॉरी, ये आइसोटैक्टिक जो है ये कॉम्पोजिशन नहीं होता है। आइसोटैक्टिक जो है वो पॉलीमर्स के सिस्टम्स में यूज करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। और पॉलीमर्स के सिस्टम में ये आप देखोगे आइसोटैक्टिक सिस्टम जो है दैट इज मोनोमर्स विथ सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, मोनोमर्स विथ सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो टैक्टिसिटी होती है, आइसोटैक्टिक होते हैं, सिंडियोटैक्टिक होती है। सिंडियोटैक्टिक मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम नहीं है मगर सिमिलर सीक्वेंस में रिपीटिंग है, मतलब आर एस आर एस आर एस, इस तरह अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तो वो सिंडियोटैक्टिक हो जाएंगे। आइसोटैक्टिक मतलब एग्जैक्टली सारे के सारे मोनोमर जो है वो आर 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 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर आइसोटैक्टिक, सबका स्टीरियोकेमिस्ट्री एल आइसोमर की तरह होता है। ओके, सो दैट इज टैक्टिसिटी। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम नहीं है, रैंडम है कंप्लीटली, तो उसको उनको कहते हैं ए टैक्टिक। ठीक है, तो आइसोटैक्टिक सिस्टम मतलब अ सिस्टम विथ एग्जैक्टली द सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री एवरीवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिड्यूअल एंट्रोपी इज द एंट्रोपी ऑफ, रेसिड्यूअल एंट्रोपी, रेसिड्यू का मतलब क्या है, जो बचता है वो। ओके, रेसिड्यू इज व्हाट एवर रिमेन्स। ठीक है, तो रेसिड्यू का मतलब है रिमेनिंग। ओके, तो एंट्रोपी जो है हमें पता है कि एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एनर्जी देता है किसी भी मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं हम मॉलिक्यूल की सारी एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन के पास ले जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव नहीं करेगा, इट विल बी कंप्लीटली ऑर्डर्ड। ठीक है, उसको कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इवन एट 0 केल्विन मॉलिक्यूल्स डू हैव सम एंट्रोपी, दैट एंट्रोपी इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, हमने सारी एनर्जी निकाल दी, फिर भी थोड़ी सी एंट्रोपी बची है, बची है मतलब क्या है, सम अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज रिमेनिंग, which is why that is called as residual entropy. So the entropy of a system at absolute zero temperature. Okay, entropy of a system at absolute zero temperature, ये दिया है third law of thermodynamics में। ठीक है, so the correct answer for this question is D.